मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूँ रियांस क्लासेस फॉर एसएससी में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत संविधान का विकास। कैसे कैसे आज का संविधान का विकास हुआ, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। जैसे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे एक्ट पढ़े थे, चार्टर्ड एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो सब आप लोग को देखना है तो पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 1857 के रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बहुत बदलाव किया, क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी बड़ी हो चुकी थी, इतना भयानक हो गया था कि लगभग अंग्रेजों के हाथों से सत्ता जाने वाला था। इसको मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति में थोड़ा बदलाव किया और एक्ट लाना चालू किया, जिसमें से भारतीयों का भरोसा जीता जा सके, जिससे रिवोल्ट की गुंजाइश ना रहे। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने पहला एक्ट लाया। 1857 में क्रांति हुआ, 1857 में एक एक्ट आया जिसका नाम रख दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858। एक चीज गौर करिएगा, इसमें पहले कहीं कोई भी एक्ट आता था तो भारत का नाम नहीं आता था, लेकिन 1857 के बाद जितना भी अभी एक्ट आप देखिएगा सब में भारत 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 भारत। तो क्या था कि फुल फोकस भारत को दिया गया। इसका कारण अभी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया कैसे अंग्रेज आए, कैसे पहला रूल बना, वो सब आप देख लीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कुछ रूल बनाए, बहुत रूल था, उसको आप डिटेल में पढ़ाएंगे जब 1857 में क्रांति पढ़ाएंगे उसमें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि एंड ऑफ कंपनी रूल एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन। इसका मतलब क्या था कि पहले इंडिया पे रूल कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग मार्केट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो रूल करते। लेकिन क्या हुआ 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की गलतियों की वजह से हुआ था, ये क्राउन जानती थी। तो क्या बोला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी आप सिर्फ बिजनेस संभालिए और जो देश है हम लोग संभाल लेंगे, आप अपना पावर हमको दे दीजिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, यानी कि अब इंडिया को कौन चलाने वाला है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाने वाला है। तो उसके अनुसार रूल भी बनाया जाएगा। हाँ, रूल बनेगा। तो रूल क्या बनाया गया कि ठीक है भाई, पहले तो एक काम करो कि वाइसराय का पद लाओ। यानी कि पहले आप लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में कि कैसे बंगाल का पहले गवर्नर हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद उस पद को हटा दिया गया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब क्राउन रूल करेगा इंडिया पे, तो हम वाइसराय भेजेंगे। वाइसराय का मतलब ये होता है कि जो क्राउन का नेतृत्व करे, ठीक है। तो पहला भाई लॉर्ड ये गवर्नर जनरल को हटा दो, अब वाइसराय का पोस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। इंडिया में जो अब तुम लोग का सत्ता संभालेगा उसको वाइसराय कहेंगे, यानी कि कंपनी के हेड को क्या बोला जाएगा? वाइसराय बोला जाएगा। लेकिन अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा था, उसको संभालने के लिए भी कोई पद बनना चाहिए था। जी, पद बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक पद बनाया गया जिसको कहा जाता है भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव कौन होते थे? इंडियन सेक्रेटरीट कौन होते थे? वही होते थे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर, जिनको चुना जाता था कि भारत सचिव कौन बनेंगे, और उनको बना दिया जाता था। उनका काम क्या था कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटेन में बैठे बैठे कंट्रोल करना, यही काम था। अब इनमें क्या था, भारत सचिव, जैसे कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा था, उसको संभालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचा कि एक भारत सचिव का पद बनाया जाए। तो भारत सचिव का पद बना, और ये भारत सचिव होते कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर को चुना जाता था कि भारत सचिव कौन बनेंगे, तो उनको बना दिया जाता था भारत सचिव, जो कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। और इनके ऑफिस में 15 मेंबर को दिया गया, 15 मेंबर रहेंगे भारत सचिव के ऑफिस में। और इनका खर्च, इनके ऑफिस का खर्च सारा जो था, ब्रिटिशर्स ने सीधे बोला कि ये हमारे लिए नहीं है, ये भारत के लिए है, तो भारत के टैक्स से पैसा इनको जाएगा सीधा। तो इस टैक्स को नाम दिया गया होम चार्जेस, की भारत सचिव के ऑफिस का खर्च, उनके पेमेंट, जितना भी खर्च होगा उसमें सब भारत से दिया जाएगा। तो इनका क्या नाम दिया गया था? होम चार्जेस रखा गया। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे 1858 के अधिनियम में 3 चीज मुख्य थी, जो कि पहला था कि कंपनी के हाथों से रूल हटाकर क्राउन अपने हाथों में ले लेती है। दूसरा क्या होता है, ये वाइसराय का पद को लाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के।
तीसरा किया जाता है भारत सचिव का पद बनाया जाता है। तो सीधा सीधा ये है कि अंग्रेज अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाना चाह रही थी और इंडिया को स्ट्रांगली रूल करना चाह रही थी कि अब इसमें कोई कमी ना आए, जैसे कि पहले कमी हुई और एक भयानक लड़ाई देखने को मिला अंग्रेजों को, जिसका नाम था 1857 का की क्रांति। वो अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें ये और डिटेल में जाएगा, लेकिन सवाल के हिसाब से 3 ही सवाल मेन आते हैं। फिर आते हैं 1861 का अधिनियम। देखिए 3 साल के बाद अंग्रेजों का इतना ध्यान भारत में आ रहा था कि 3 साल पे एक दूसरा एक्ट आ गया, इसका नाम रखा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या होता है, एक और विधि सदस्य को लाया गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 1833 का चार्टर्ड एक्ट में कि पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बने थे, जो कि बेंटिंग साहब थे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले क्या था, देखिए यहाँ पे तीन मेंबर हुआ करते थे काउंसिल में, गवर्नर जनरल काउंसिल में। फिर एक विधि सदस्य को ला दिया गया। विधि सदस्य का काम क्या था कि कानूनी मैटर में सलाह देंगे, बस सलाह देंगे, ना कि अपना वोट भी दे सकते, इनको पावर नहीं था वोट देने का। यहाँ भी हुआ भाई एक विधि सदस्य को और दे देते हैं, क्योंकि अब भारत को अच्छे से रूल करना है, अच्छे से कानून बनाना है, तो एक और विधि सदस्य को ऐड करते हैं। एक विधि सदस्य को और ला दिया गया। अब इन वाइसराय के ऑफिस में कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए। अब ये 2 एडवाइस देंगे, 3 मिलके रूल बनाएंगे, सीधा। पहला लाइन यही था। और दूसरा लाइन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विधानसभा। सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट में यही लाया गया कि एक विधानसभा की स्थापना की जाएगी, जो आज हम लोग देखते हैं सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, जो हम लोग का हाउसिंग सिस्टम है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इसी एक्ट से निकला है 1861 में। ये एक्ट ध्यान दीजिएगा, सीधा सवाल आता है विधानसभा का गठन कौन से एक्ट से हुआ, तो 1861 के एक्ट से। इसमें एक और पावर दिया गया, वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। जो वाइसराय होते थे, जो इंग्लैंड से वाइसराय नियुक्त किए जाते थे, उनको एक पावर मिल गया ब्रिटेन की तरफ से कि आप कोई भी इमरजेंसी होगा तो आप ऑर्डिनेंस अपना पास कर सकते हैं, हर बार में कोई हम लोग से राय मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे पहले था 6 मंथ, इसका भी अभी जैसे आज होता है, प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं 6 मंथ तक उसका वैलिडिटी रहता है, उसी तरीके से इसका भी वही है। उस समय भी क्या था, गवर्नर ये वाइसराय कोई अध्यादेश जारी किया, 6 महीने तक वो रहेगा। तो आज का सिस्टम पहले का सिस्टम मैच कर रहा होगा, देखिएगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है भारतीय संविधान का विकास। आइए अब आते हैं 1892 1892 का अधिनियम, इसको भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कहा जाता है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ा गया। जैसे पहला लाइन था इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं हम लोग के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट तो होता नहीं है, वो इनडायरेक्ट वे में होता है। राज्यसभा के मेंबर का चुनाव इनडायरेक्ट वे में होता है। उसी तरीके से इनके केंद्रीय परिषद में, विधान परिषद में डायरेक्ट पब्लिक तो वोट देती नहीं थी, ये लोग आपस में मीटिंग करके मेंबर को चुन लेते थे। यानी कि चुनने की व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से कब लागू हो गया, 1892 में। वही यहाँ पे लिखा हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। सीधा आंसर आता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव कब से स्टार्ट हो गया, तो 1892 के एक्ट से स्टार्ट हो गया। अब आइए, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार मिल गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर भी आते थे, लेकिन जब भी कोई वार्षिक ईयरली बजट आता था ना, उन्हीं में इसको अधिकार था कि आप सवाल पूछिए, बहस कीजिए, लेकिन हाँ, आप कोई अपना वोट नहीं दे सकते हैं, आप अपना कोई अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो सीधा सीधा कंप्लीट पावर ब्रिटिशर्स अपने पास रखे थे, बस इंडियन को एक कि हाँ भाई जाइए, आपको भी हम पूछ रहे हैं, इस टाइप का इज्जत मिल रहा था। तो उसी तरीके से बोला गया केंद्रीय विधान। जैसे भी हम लोगों ने देखा कि कैसे 1892 का एक्ट आया और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उस सबको हम लोग पढ़े अब आते हैं, जो कि इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मॉडर्न में आ जाते हैं, जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास।
तो इसमें आते हैं। देखिए क्या होता है, 1909 में एक रिफॉर्म्स लाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। सीधा सवाल आप लोग सेट या कहीं भी क्वेश्चन बनाते हैं, सीधा सवाल आता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था, तो 1909 में। इसमें क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने वाला, गौर से सुनिएगा, एकदम समझ जाइएगा। आइए क्या कहता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, पहले लाइन में ही ये लिखा गया था उसमें कि भाई पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुस्लिम्स को मिलेगी। अब मुस्लिम्स को मिलेगी तो सीधा सीधा जान लीजिए, आप डेट यहाँ पे देख रहे होंगे 1909। इससे पहले क्या था, अंग्रेजों ने 1905 में ही बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो अब क्या था, फुट डालो राज करो की नीति इनके सामने आ रही थी, झलक रही थी इंडियंस को कि नहीं भाई अब ये फुट डाल कर ही राज कर सकते हैं, जबरदस्ती अब राज नहीं कर सकते हैं, तो फुट डाल के राज कर रहे थे। तो मुस्लिम को पृथक निर्वाचन इन लोगों को दे, ठीक है भाई मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट करेंगे, ये तो गलत था, झगड़ा लगाने वाला नियम लाए। चलिए ठीक है, बस इतना याद रखिए कि मुस्लिम को या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स कब लाया गया, तो सीधा बोलेंगे 1909 के एक्ट में लाया गया था। दूसरा क्या कर रहा है, भारतीयों को भारत सचिव तथा वाइसराय के कार्यकारिणी में नियुक्ति मिल गई। अब देखिए जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भारत सचिव का एक पद बनाया गया था ब्रिटेन में, उनका ऑफिस में 15 मेंबर भी थे। तो अब क्या हो गया 1909 के एक्ट से कि उस 15 में से भारतीय भी होंगे, भारतीय भी अपॉइंट किए जाएंगे, ये अच्छी बात थी। और बात क्या था कि यहाँ के जो हाउसेस थी उसमें भी इंडियन का सिलेक्शन होगा, इंडियन मेंबर्स भी उसमें सिलेक्ट होंगे। जैसे वाइसराय के काउंसिल्स में, वाइसराय के काउंसिल में पहले इंडियन थे जिनको अपॉइंट किया गया, जिनका नाम पूछता भी है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले इंडियन थे जो वाइसराय के काउंसिल में मेंबर बने। तो इस लाइन से ये इंपॉर्टेंट हम लोग को निकल गया। अब तीसरा क्या है, जनरल सब्जेक्ट पर भारतीयों को सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। अभी हम लोग देखे थे कि कैसे वार्षिक बजट पे ही इंडियन को बहस करने का अधिकार मिला था, भाई सवाल पूछिए लेकिन सिर्फ वार्षिक बजट पे, जनरल मामलों में आप मत घुसिए। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया कि ठीक है भाई अगर कोई जनरल डिस्कशन हो रहा है तो आप अपना सवाल पूछिए जनरल बातों पर भी और राय दीजिए, लेकिन भाई जो मन होगा हम वही करेंगे। पावर अभी भी ब्रिटिशर्स अपने पास रखे हुए थी, बस इंडियन को बीच में लाकर पुतला की तरह खड़ा कर दे रही है ताकि भाई हम हर मैटर में इंडियन को पूछ रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यही इसका मकसद था। अब आइए ये वाले सारे से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बस यही लिखा हूं, फिर इसके बाद एक और है उसका खत्म हो जाएगा। आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कह सकते हैं। हाँ और एक बात, अब यहाँ दो नाम देख रहे हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये दोनों क्या है, बहुत कंफ्यूजन। तो मार्ले वो थे पहला वाला, इनको कहते थे भारत सचिव, इनको कहते थे भारत सचिव, पहला नाम भारत सचिव, यानी ब्रिटेन में बैठ के भारत एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे मार्ले साहब, और इंडिया में कौन संभाल रहे थे, मिंटो साहब। अब आइए यहां भी भारत सचिव कौन थे, 1919 में मॉन्टेग्यू साहब, इंडिया में कौन संभाल रहे थे, चेम्सफोर्ड साहब। तो दोनों का नाम मिला के इनको नाम रखा गया। अब इसमें देखिए द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। द्विसदनीय व्यवस्था क्या था, मतलब डुअल सिस्टम लाया गया। अब यहाँ पे दो नाम लिखा गया। आज भी स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, सेंट्रल में राज्यसभा, लोकसभा उसी तरीके से लाया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन कहा गया, जिसमें 60 मेंबर को रखा गया। काउंसिल ऑफ असेंबली केंद्रीय विधानसभा कहा गया, जिसमें 144 मेंबर को रखा गया। तो इसमें सिंपल है। डुअल सिस्टम कब लाया गया, सीधा सवाल पूछेगा तो 1909 में, ठीक है। और इससे भी 3 सवाल पूरा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। डुअल सिस्टम कब लाया गया, 1909 में। और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, डायरची सिस्टम इन स्टेट। प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया, 1919 में। प्रांतों में द्वैत शासन लाने का यही था कि कैसे हम धन लूटे, कैसे हम इंडियन को भरोसे में लेकर धन लूटे ताकि कोई रिवोल्ट ना हो 1857 की तरह। तो ये देखिए कैसे लूटा जा रहा था। द्वैत शासन मतलब आपको नाम से लग रहा है कि तो 2 सब्जेक्ट बनाया गया द्वैत शासन के नाम पे। 2 सब्जेक्ट स्टेट लेवल पे बनाया गया, सेंट्रल की बात नहीं कर रहे, स्टेट में
तो स्टेट में दो मामला रखा गया, एक ट्रांसफर्ड जिसको हस्तांतरित कहते हैं और एक रिजर्व जो कि आरक्षित कहते हैं। तो स्टेट में दो लिस्ट बनाया गया कि भाई रिजर्व में कुछ मामले रखे गए, जैसे रिजर्व में बताते हैं रिजर्व में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रखे गए होते हैं। टैक्स रखा गया था, जितना भी फाइनेंशियल था रखा गया था, बड़ा बड़ा मैटर था, बड़ा बड़ा मैटर रखा गया रिजर्व में। और रिजर्व को देख कौन रहा था, तो वाइसराय देखते थे। अब यहीं पे देखिए अंतर, स्टेट के मैटर में वाइसराय घुसे हुए, स्टेट का मैटर स्टेट को देखने दीजिए, लेकिन नहीं, मेन जो मुद्दा था जैसे कि टैक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, बड़े बड़े मुद्दे जिससे माला पैसा आते थे, वो कौन रख लिया, वाइसराय रख लिया रिजर्व में अपने के। भाई हम देखेंगे इसको, स्टेट इसमें आप मत घुसिए, हम अपना देखेंगे, अपने काउंसिल से डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे, आप हटिए। और हस्तांतरित में छोटे मोटे, जैसे आप देखिए छोटे मोटे में क्या था, एजुकेशन को इसमें रखा गया था, यानी कि कितना वैल्यू अंग्रेज दे रहे थे हमारे शिक्षा को, इसमें रखते नहीं, इसमें रखा गया। छोटा मोटा कहीं नाटक हो रहा है उसके लिए, कहीं ये वो छोटा मोटा के लिए ट्रांसफर रखा गया, ताकि बोला जा, अंग्रेज बोल सके कि भाई आपके पास भी सब्जेक्ट हम दिए हैं, बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, तो बराबर का सब्जेक्ट भी तो दीजिए, बड़ा बड़ा चीज आप रख रहे हैं, छोटा मोटा चीज दे के क्या, कुछ नहीं। तो यही था द्वैध शासन प्रांतों में, बहुत खराब सिस्टम था। तो ये याद रखिएगा, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित में छोटे छोटे विषय रखा गया था, एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, ये सब रखा गया था। और आरक्षित में रखा गया था टैक्स, फाइनेंस, बड़े बड़े मैटर रखा गए थे, जो कि वाइसराय देखते थे। स्टेट में बेचारे, स्टेट के विधानसभा देखती थी। खत्म। आइए, डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे 1919 में। डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो पहला डायरेक्ट इलेक्शन का कौन से एक्ट से आया, तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में लाया गया डायरेक्ट इलेक्शन। अब देखिए, जैसा अंग्रेज सोच रहे थे एकदम वैसा चल रहा था। 1909 में वो लाए सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, लेकिन 10 साल के बाद ही ये सबके लिए ले आए, सिख, जैन, क्रिश्चियन की नहीं भाई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप भी ले लीजिए, आप पीछे क्यों रहिएगा, आप भी लीजिए, लड़िए अपने में, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल नाम पे लड़िए, हमको तो फायदा होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेज अपना राज कर रहे थे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 1990 का एक्ट कैसे आया, क्या क्या था उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिख को भी मिल गया, अलग अलग रिलीजन को मिल गया, ताकि अपने में लड़ सके, इंडियन आपस में लड़ सके। अब आइए हम लोग देखते हैं, जो कि ये आखिरी होगा, और इसके बाद हम लोग जितना भी क्रिप्स मिशन है, विधान सभा जो क्या कहते हैं, संविधान सभा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। आइए, एक लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, जिसमें क्या बोला जाता है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1 में, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन जो बोलते हैं, भारत संघों का देश। ये आया कहाँ से, तो हम लोग पिछले क्लास में भी बोला था मैंने कि 80% आज का कॉन्स्टिट्यूशन 1935 से लिया गया है। तो हम लोग जो इसमें देखेंगे 80% आप उसमें देख सकते हैं, 4-5 लाइन में जो क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। देखिए, पहला क्या था, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, जो कि बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि आज भी पहला लाइन में ही है हम लोग का पहला कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन ऑफ स्टेट। आइए, डायरची एंड इन स्टेट, द्वैध शासन था, द्वैध शासन। अभी 1919 में क्या था, द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया, 2 विषय रखा गया, रिजर्व और हस्तांतरित, उसको हटा दिया गया। ये 1935 में बोला गया कि नहीं, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दो भाई, प्रांतों को फ्री करो। अब डायरची कहाँ लगा दो, सेंट्रल में लगा दो। अब राज्य स्तर पे खत्म हो गया, अब केंद्र स्तर पे 2 सब्जेक्ट हो गया, ये समझिए। तो ये सवाल है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, 1919। केंद्र में द्वैध शासन कब लगा, 1935। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। हाँ, फिर से कर, अच्छा होना चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए पैसे ही। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा 1919 में कि कैसे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सिख को भी मिल गया, अदर रिलीजन को भी मिल गया, ताकि इंडियन आपस में लड़ सके।
अब आइए हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट होगा। उसके बाद जो भी हम लोग संविधान बनने में आए, जैसे कि अब संविधान सभा को ही ले लीजिए, क्रिप्स मिशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये लास्ट एक्ट होगा हमारे भारतीय संविधान का विकास का। उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के एक्ट से हम लोग आज के संविधान का 80% लिए हम लोग एडॉप्ट किए हैं 1935 से। हम लोग अभी संविधान में है 80% 1935 से, जिससे आप लोग देख सकते हैं पहला ही लाइन, अखिल भारतीय संघों का निर्माण यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट का जिक्र 1935 में ही हुआ है, जो कि आर्टिकल 1 में ही बोला जाता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप देख लीजिए। और दूसरा क्या होता है, डायरची ऑफ स्टेट में खत्म कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। जैसे कि अभी जस्ट 1919 में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन ला दिया गया, 2 विषय बांट दिए गए और सेंट्रल अपना मन मर्जी करते रहे और पैसा लेते रहे। लेकिन 1935 में क्या हुआ कि डायरची सेंट्रल में लगा दिया गया, स्टेट से खत्म कर दिया गया। यानी कि अब सेंट्रल लेवल पे 2 विषय होंगे, ना कि राज्य स्तर पर। तो सवाल क्या होगा इसमें कि स्टेट में द्वैध शासन प्रांतों में कब लाया गया, कब लागू हुआ? तो 1919 के एक्ट में। केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया? तो 1935 में। ये याद रखिएगा सीधा, जिससे कि आप लोग समझ सके। अब आइए संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, 2 लाइन हम लोग मैंने जोड़ा है। जैसे कि अब एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। जो आज हम लोग के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वो कहाँ होना चाहिए, किस एक्ट से आया है? तो 1935 के एक्ट से ही है कि एक यूनियन ये कोर्ट होना चाहिए। और जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? कोलकाता में बना था 1774 में। तो वहां से लाकर अब दिल्ली में रख दिया गया, कब? तो 1935 के एक्ट में दिल्ली में न्यायालय रख दिया गया। एक और आता है संघीय बैंक, यानी कि एक रिजर्व बैंक। जैसे कि हम लोग का रिजर्व बैंक जो भी है वो कहां से आता है? तो 1935 के एक्ट से ही आता है कि रिजर्व बैंक एक भारत में होना चाहिए। तो देखिए हम लोग अभी इस चैप्टर को एंड करते हैं और एक थोड़ा सा देख लेते हैं। सीधा सीधा ये एक्ट अंग्रेजों का लाने का मकसद यही था कि भारत में लंबे समय तक ऐसे रूल कर सके। अब शुरू से देखिएगा तो अंग्रेज सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। 1773 का एक्ट ले लीजिए, या जितना चार्टर्ड एक्ट ले लीजिए, या जितना ये अधिनियम देख लीजिए, भारत अधिनियम सब है। साल बदलते जा रहे हैं, नियम बदलते जा रहे हैं, लूटने के तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन उनका मकसद यही था, बस लूटना और कुछ नहीं। तो इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इस चैप्टर के बाद हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इसका रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।